दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 महाजनपद की ओर। वीडियो को लास्ट तक बच्चों ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जन से जनपद का निर्माण कैसे हुआ। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। जब आपने वैदिक काल पढ़ा था तो लोग समूहों में रहते थे जिनको कबीले कहते थे। उस समय कबीलों में लोग रहा करते थे और उस एक कबीले को जन कहते थे और जन का मुखिया जो होता था वो राजा होता था। और उसी कबीलों में जनसंख्या की वृद्धि होती है तो 600 ईसा पूर्व में यही जन का जो राजा होता है वो जनपद का राजा माना जाने लगता है। यानी यही जनपद का रूप ले लेते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं महाजनपद। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 14 राजतंत्र तथा 2 गणतंत्र थे। जहाँ पर राजा का जो है, राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजा का जो है शासन चलता है, और गणतंत्र जो वहाँ पर गण समूह होते थे उनका वहाँ पर राज चलता था। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन 16 महाजनपदों में जो मगध और अवंती ये अत्यंत शक्तिशाली थे। अगर प्रश्न पूछता है कि 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था तो मगध महाजनपद था। इसके बाद अब हम महाजनपद काल में प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुए इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो पहला फैक्ट, महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। वैदिक काल की अपेक्षा महाजनपद काल में राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। एक जनपद का राजा होने के बावजूद दूसरे जनपद को छीनने का प्रयास करते थे, और जब वो लड़के छीन लेते थे तो उनका जो जनपद होते थे वो महाजनपद में परिवर्तित हो जाते थे। इस प्रकार उनकी शक्ति जो होती थी वो ज़्यादा हो जाती थी, बढ़ जाती थी। प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति, कल्याण और न्याय करना राजा के कर्तव्य थे। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाने लगा था। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कर वसूलने का कार्य कब शुरू हुआ तो महाजनपद काल में। इसके बाद है वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री के लिए रुपयों पैसों से होने लगी थी। मतलब वस्तुओं की जो खरीद और बिक्री होती थी उस समय रुपये और पैसे का लेन देन शुरू हो गया था। ईरान, मध्य एशिया से व्यापारी आए थे भारत व्यापार करने के लिए, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और अगर ये पूछेगा कि सबसे पहले रुपये पैसे का प्रचलन कब हुआ तो महाजनपद काल में नाम लीजिएगा, क्योंकि वैदिक काल में शुरुआत तो इसकी हुई थी, लेकिन उस समय राजा जो है उपहार के रूप में लेता था, टैक्स नहीं लेता था, उपहार लेता था। तो जनता अपनी स्वेच्छा से देती थी उसको, और उसको बलि कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर सीधे आपको प्रजा से टैक्स यानी कर के रूप में लिया जाने लगा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। जो शहरों का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर आसपास में कोई अच्छा कारखाना हो, व्यापारिक केंद्र हो या फिर देश की राजधानी हो, तो वहाँ पर अच्छे शहरों का विकास होने लगा था। तो आइए अब हम जान लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। यहाँ से आपका हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। 2023 की परीक्षा में अंग महाजनपद की राजधानी पूछी गई थी, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है मगध महाजनपद, और यहाँ की राजधानी बच्चों थी गिरिव्रज या राजगृह। वर्तमान समय में पटना और गया का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर प्राचीन काल में मगध साम्राज्य हुआ करता था। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, मगध महाजनपद की राजधानी। तो मगध से आपको मग याद रखना है, मग मग, और गिरिव्रज का गिर, और राजगृह का घर। गृह का मतलब क्या होता है, घर। तो मग गिरा घर में, मग कहाँ पर गिरा, घर में गिरा। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कहानी के माध्यम से। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट काशी महाजनपद।
काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो काशी के लास्ट में देखो सा आता है और वाराणसी में भी लास्ट में सा आता है। तो ऐसे अभी आप इसको याद कर सकते हो, काशी और रसी। समझाई बात? तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और ये वर्तमान में वाराणसी का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की बच्चों राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में अयोध्या और गोंडा का क्षेत्र पड़ता है। कौशल से आपको याद करना है कुशल, और कुशल और श्रावस्ती में, श्रावस्ती का मतलब बस्ती, श्रावस्ती का मतलब बस्ती याद करना है। तो कुशल कहाँ पर लोग होते हैं? बस्तियों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि गाँव में लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लेकिन बस्तियों में लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए कुशल कहाँ पर लोग होते हैं? बस्तियों में। तो कुशल लोग बस्तियों में रहते हैं, तो इस पे आप रिलेट करके कौशल की श्रावस्ती राजधानी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद है चौथा नंबर पॉइंट अंग महाजनपद। अंग का मतलब होता है शरीर के अंग, इसको आप शरीर के अंगों से रिलेट कर सकते हो। शरीर के अंग, शरीर के अंगों पर चंपी कराना, चंपी कराने का मतलब है मालिश कराना, ठीक है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, चंपा से चंपी कराना, अंग पर चंपी कराना मतलब अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और ये मुंगेर और भागलपुर बिहार में पड़ता है वर्तमान क्षेत्र अगर पूछेगा तो। इसके बाद है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, जो वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है। तो चेदी से आपको याद रखना है चेरी, और चेरी खाने से क्या होता है? चेरी खाने से ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है, और मति का मतलब है बुद्धिमानी, यानी बुद्धि बढ़ती है। मति का मतलब बुद्धि और शक्ति का मतलब ताकत। तो चेरी खाने से ताकत और बुद्धि दोनों बढ़ती है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इसके बाद है वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी बच्चों थी कौशाम्बी, जो वर्तमान में प्रयागराज में पड़ता है। तो वत्स से आप जैसे एक वाक्य बना लीजिए, वत्स कैसे हो। कौशाम्बी का मतलब कैसे हो, कौशाम्बी का मतलब कैसे हो। तो वत्स कैसे हो, ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा ये। और नेक्स्ट है कुरु। कुरु का मतलब होता है इंद्रप्रस्थ। आप कुरु को आपको गुरु याद रखना है, गुरु। कुरु का मतलब गुरु। गुरु कहाँ चले? इंद्र से मिलने। गुरु कहाँ जा रहे हैं? इंद्र से मिलने जा रहे हैं। तो इंद्र से मतलब इंद्रप्रस्थ, चलना मतलब जा रहे हैं, जाने का मतलब प्रस्थान करना। तो इंद्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इंद्र को मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो इंद्रप्रस्थ। तो गुरु इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, मतलब गुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये वर्तमान हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र पड़ता था। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर पांचाल महाजनपद। पांचाल से आप याद रखिएगा पाँचवीं या 5 मंजिला छत पर। अहिछत्र मीन्स छत, अहिछत्र का मतलब छत। तो 5वीं मंजिल या 5वीं छत पर चलिए। काम्पिल्य मीन्स इसको याद रख सकते हो कॉफ़ी से, तो वहाँ पर काफ़ी पीते हैं। तो 5वीं छत पर चलो, वहाँ पर काफ़ी पीते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और कॉफ़ी से मतलब काम्पिल्य, और अहिछत्र छत से आप अहिछत्र याद कर सकते हो। और 5वीं मंजिल या 5वीं छत पर चलिए, तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद है 9 नंबर मत्स्य। मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य का मतलब होता है मछली, और जो समुद्रों में मछली होती है जैसे व्हेल है, तो बहुत बड़ी मछली होती हैं। तो बहुत बड़ी का मतलब विराट, तो विराट होती हैं, बहुत विराट होती हैं। तो विराट का मतलब विराटनगर। तो मत्स्य मछली याद रखेंगे तो आपको व्हेल याद आना चाहिए। व्हेल बहुत विराट होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उससे आप विराटनगर याद कर सकते हो। ये वर्तमान में भरतपुर जयपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अब यहाँ पर मथुरा को मधुर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? मधुर। और सूरसेन तो सूरदास जी याद कर लीजिए। सूरदास जी मधुर गाते थे। सूरदास जी क्या करते थे? मधुर गाते थे। तो सूरसेन से मथुरा आपको याद हो जाएगा। समझ बात? तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। असमक। असमक की राजधानी पोतन या पोटली थी। यहाँ पे पोटली होना चाहिए। तो असमक, असमक मीन अश्व याद कर सकते हो। अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो जब लोग प्राचीन काल में घोड़े से चलते थे, तो साथ में अपने सामान पोटली में बांध कर रख लेते थे। तो वहाँ से आप याद सकते हो। अश्व मीन्स अश्व पे जब चलते थे तो पोटली बांध कर चलते थे सामान की। तो
असमक की राजधानी पोटली या पोतन है। ठीक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी, जो वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अवंती को कैसे आप याद रख सकते हो? अवंती का मतलब है आते होंगे, जैसे देहातों में बोलते हैं ना आवत हुई हैं, तो आवत हुई हैं का मतलब कौन आता होगा? जैन और महेश। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, महेश और महेश जैन आते होंगे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कोरिलेट करके। इसके बाद है 13 नंबर गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी थी बच्चों तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो गांधार से आपको धार याद रखनी है। और धार तेज कहाँ पर होगी? जब पत्थर से उसको रगड़ेंगे, पत्थर का मतलब शिला, जब शिला से रगड़ेंगे तब जाके उसकी धार तेज होगी। किसी भी चीज़ की धार तेज करनी हो तो पत्थर से रगड़ना पड़ता है, तो धार तेज करने के लिए शिला से रगड़ेंगे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक, हाटक थी, तो ये भी आपका वर्तमान पाकिस्तान में है। तो कम बोझ से आप याद कर सकते हो कम बोझ। कम बोझ, तो कम बोझ कैसे करोगे? बोझ कम कैसे होगा? जब उसको हटाओगे। क्या करोगे? हटाओगे। हाटक को हटाओ से याद करिए। ठीक, कम बोझ यानी कम बोझ करना है तो हटा दो उसको। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। वज्र की राजधानी वैशाली। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह राजधानी थी, मिथिला। ये 3 राजधानियाँ इसकी थी वज्र की, तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 16 नंबर पॉइंट मल्ल। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी बच्चों है कुशावती। क्या है? कुशावती। तो कुशावती से आपको याद रखना है कुश्ती। क्या याद रखना है? कुश्ती याद रखना है। और कुश्ती को क्या कहते हैं? कुश्ती को कहते हैं मल्ल युद्ध। क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। तो मल्ल की राजधानी कुशावती। तो मल्ल मतलब मल्ल युद्ध, और मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? कुश्ती को कहते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हो रिलेट करके। ठीक, मल्ल युद्ध का मतलब कुश्ती होता है, और कुश्ती से कुशावती, और जो वर्तमान में कुशीनगर और बस्ती ज़िले में पड़ता है। तो आप इस प्रकार से 16 महाजनपदों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य को पढ़ने से पहले साम्राज्य का अर्थ जान लेते हैं। साम्राज्य क्या होता था? जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहते हैं। यानी छोटा सा राज्य हो तो उसको तो राज्य कहेंगे, लेकिन किसी तरीके से अगर अपनी सीमा को बढ़ा करके यानी दूसरे राज्य को भी जीत लिया, अपने आसपास के राज्यों को जीत करके एक बड़ा राज्य बना लिया, तो उसको साम्राज्य कहते थे। राजा अपना राज्य और प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या आक्रमण करना आदि तरीके अपनाते थे। इसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 220 वर्षों तक मगध साम्राज्य में 3 राजवंशों का शासन रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब 600 ईसा पूर्व से लगभग 220 वर्षों तक मगध साम्राज्य में 3 राजवंशों का शासन रहा। पहला राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश, यहाँ इसका शासनकाल 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। और नंदवंश लास्ट में आता है। नंदवंश, नंदवंश जो है 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा। तो यहाँ से आपके सन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या पूछ सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में कितने राजवंशों का उदय हुआ। तो 3 राजवंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक बच्चों घनानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, और घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था। अब यह सिकंदर कौन था इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं इसके बारे में। सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो उन्होंने राजा पुरु से युद्ध किया था। किससे? राजा पुरु से युद्ध किया था। तो अब ये किस प्रकार से युद्ध होता है, इसको किसने बुलाया? तो पहला फैक्ट पढ़िए, तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तक्षशिला के राजा थे आम्भी, जिन्होंने सिकंदर को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। राजा पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच था। सिकंदर ने राजा पुरु के साथ मित्रवत व्यवहार किया। तो यहाँ से आपके 3 फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो कहानी ये थी कि राजा
आम्भी ने जो है सिकंदर को बुलाया भारत पर आक्रमण करने के लिए। सिकंदर आया और राजा पुरु के साथ युद्ध इन्होंने किया और राजा पुरु ने जो है काफ़ी वीरता से लड़ाई में जो है इनके साथ पेश आए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार गए। सिकंदर ने इनसे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो राजा पुरु ने कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, सेम उसी प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार करिए। तो सिकंदर इस बात पर प्रसन्न हो गया और उन्होंने उसको अपना मित्र बना लिया, राजा पुरु को। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपको याद रखना है। सिकंदर ने राजा पुरु के साथ मित्रवत व्यवहार किया था, ना कि एक दुश्मन की तरह। इसके बाद है सिकंदर के बारे में, यहाँ से पढ़ लीजिए। सिकंदर मैसिडोनिया, यूरोप के यूनान देश, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है यूनान, और वहाँ एक शहर है मैसिडोनिया, यानी मैसिडोनिया ने एक राज्य था जिसका सिकंदर राजा था। वह अपनी सेना लेकर विश्व जीतने के इरादे से चला, यानी वो एक इरादा बना लिया उसने कि हम पूरे संसार को जीतेंगे और उस पर राज करेंगे। वह पारसिक यानी हखमनी साम्राज्य, पारसिक यानी हखमनी साम्राज्य और छोटे छोटे राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। अब सिंधु नदी क्या है? पूर्वोत्तर में सिंधु नदी। और वहाँ पर जब पहुंचा, जब उसे घनानंद की विशाल सेना के बारे में उसने सुना, तो उसने लड़ने से इनकार कर मैसिडोनिया वापस लौट गया। कहने का तात्पर्य यह है, जब सिकंदर सिंधु नदी के पास में आता है तो घनानंद की विशाल सेना के बारे में उसको जानकारी मिलती है, और उस समय जब वो लड़ता हुआ आ रहा था तो रास्ते में लड़ते लड़ते उसकी सेना जो थी वो थक चुकी थी, जिसके कारण उसने ये फैसला किया कि अब हम घनानंद से अब लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और वो अपने जिस प्रकार से वो आया था उसी प्रकार से वापस वो मैसिडोनिया लौट गया। अब हम पढ़ लेते हैं सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या हुए, क्या भारत पर प्रभाव पड़े, क्या यूनान देश पर पड़े। तो सबसे पहले सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यहाँ से सन का निर्धारण हो गया। सन क्या था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तभी से इतिहास की जो तिथियां हैं वो निर्धारित हुई। इसके बाद है यूनानी संपर्क के द्वार खुले, यानी यूनानी जो है तभी से भारत आए और भारत के लोग वहाँ पर जाना प्रारंभ किए। तो यूनानी संपर्क के द्वार जो है सिकंदर के आक्रमण के द्वारा ही खुले थे। इसके बाद है व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बने, यानी यहाँ से लोग व्यापार करने यूनान गए, यूनान से भारत में आए और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव पड़ा, यानी भारतीय जो सिक्के थे यूनानी सिक्के की तरह निर्माण उनका होने लगा। तो इस प्रकार से ये लेसन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दें ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। और आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।